नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 11 समता की ओर यह कविता पढ़ेंगे। समता यानी समानता। तो हमें इस कविता के माध्यम से समान भाव, समानता का मतलब पता चलेगा। और बच्चों, इस कविता से हमें यह भी पता चलेगा कि अमीर और गरीब, धनवान और जो गरीब व्यक्ति हैं वह सब एक समान है। हमें उन्हें अलग अलग ऐसा करके नहीं सोचना चाहिए। तो बच्चों, हम समता की ओर यह कविता पढ़ेंगे। इसके कवि जो हैं उनका नाम श्री मुकुटधर पांडे जी है। तो बच्चों, कविता प्रारंभ करने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में और काव्य संबंधी परिचय के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा। समता की ओर, इसके कवि श्री मुकुटधर पांडे जी हैं। आपका जन्म 1895 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और आपकी मृत्यु 1989 में हुई थी। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि श्री मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। आपके प्रमुख कृतियाँ जो है पूजा फूल, शैलबाला, ये सब कविता संग्रह है। लक्ष्मा अनुदित उपन्यास है। परिश्रम जो है वह निबंध है। और हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि बहुत सारे निबंध हैं, रचनाएं आपने लिखी है। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और किस तरह से उनकी भलाई हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चों, शिशिर ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मनुष्यों तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता है। यह ऋतु धनिक वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए जहाँ आनंददायी होती है, वहीं दीन दरिद्र जैसे सुविधा विहीन यानी जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन जैसे लोगों के लिए कष्टदायी होती है। तो बच्चों, आइए हम समता की ओर यह कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितीहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। भ्रांत यानी भ्राता, भाई। द्वितीहीन यानी कांति रहित, चमक रहित यानी जो एकदम धुंधला हो। और अवनी यानी पृथ्वी, कुंजटिका यानी कोहरा जिसे हम कहते हैं, धुंध यानी जो धुंधला होता है। फॉग भी हम कहते हैं ना, ठंडी के समय में जब बहुत अधिक एकदम धुआं धुआं लगता है तो उसे हम कोहरा या फॉग भी कहते हैं। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय जो है वह बीत गया है और अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है।
शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड, यानी जब बहुत अधिक ठंडी पड़ने लगती है तो उस समय जो रहता है शिशिर ऋतु होता है। तो कवि कह रहे हैं कि शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है, यानी चारों तरफ धुआं ही धुआं जैसा दिखाई दे रहा है। और जो सुबह सूर्योदय के समय इतना धूप उजाला दिखाई देता है तो वह समाप्त हो गया है। अब चारों तरफ कोहरा और धुंधला ही धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह कांति रहित हो गई हो, यानी उसमें कोई भी चमक नहीं है और चारों तरफ अभी धुंधला ही छाया हुआ है। ऐसा पृथ्वी पर भी जो है चारों तरफ धुंधलापन ही दिखाई दे रहा है कोहरे होने के कारण, यानी कुछ झटिका आ गई है और चारों तरफ धुंधला ही दिखाई दे रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। पड़ता खूब तुषार पदम दल तालों में बिलखाते, अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। कवि कह रहे हैं कि पड़ता खूब तुषार, तुषार यानी यहाँ पर जो अर्थ है उसका बर्फ़ से है, यानी बहुत अधिक अगर बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ने लगती है तो ऐसा चारों तरफ बर्फ़ जैसे पड़ने भी लगता है, और पानी वगैरह भी जो होती है वो भी बर्फ़ बन जाती है इतना जोर का जब ठंडी पड़ता है तो। और पद्म दल तालों में बिलखाते, पद्म दल यानी कमल दल, ताल यानी तालाब, और बिलखाना यानी कष्ट पाना, यानी उन्हें बहुत ही अधिक दुख मिलता। अन्यायी यानी जो अत्याचारी हो, जो अत्याचार करते हो। नृप यानी राजा, दंड यानी दंड सजा देना उन्हें, यथा यानी जैसे। और फिर कवि कह रहे हैं कि इतना अधिक ठंड पड़ रहा है कि उसके कारण खूब बर्फ़ गिर रही है। इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूल जो है वह भी बहुत अधिक कष्ट पा रहे हैं, उनको भी बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह के दंडों से उनके राज्य की प्रजा दुखी होती है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से किसी राज्य का राजा जो होता है वह अन्यायी अत्याचारी होता है, अपने प्रजा के ऊपर अत्याचार करता है और उसकी प्रजा जो है उस अन्यायी राजा के कष्ट को सहती है, उसी तरह से अधिक ठंड पड़ने के कारण जो कमल का फूल है वह सब बहुत ही एकदम मुरझा गए, एकदम सूखने जैसे लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि उन पर बहुत अधिक कष्ट पड़ रहा है, क्योंकि इतनी अधिक ठंड पड़ रही है जिससे कि कमल के फूल भी बहुत अधिक प्रभावित हो गए हैं। आगे की पंक्तियाँ जो है मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। निशा काल में लोग घरों में निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा काल यानी रात के समय, निज यानी अपने, और श्वान यानी कुत्ता होता है, और स्यार यानी गीदड़ जैकल। तो कवि कह रहे हैं कि ठंडी के समय में, रात्रि के समय जब बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है तो ऐसे समय में लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि बहुत अधिक ठंडी पड़ रही तो और खाना पीना फटाफट खाओ और अपने अपने घर में सब लोग जाकर सो जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ही अधिक ठंडी पड़ने लगती है। तो उस समय ठंड के मारे बाहर जो कुत्ते और सियार रहते हैं वो एकदम उन जानवरों का एकदम बुरा हाल रहता है, क्योंकि वो सब एकदम निरीह असहाय प्राणी रहते हैं। तो इसलिए वह उनके पास ना ही रहने के लिए घर होता है ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र होता है, तो वो असहाय प्राणी चिल्ला चिल्लाकर सारी रात रोते रहते हैं। आगे की पंक्ति जो है वो मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन में आता, शून्य गगन मंडल को लख, यह मन में है भय पाता। अर्धरात्रि यानी
आधी रात। आंगन, आंगन यानी घर के अंदर खुला छोड़ा गया भाग जो होता है उसे आंगन कहते हैं। लख यानी देखना। और शून्य गगन यानी खाली आकाश। भय यानी डर। तो कवि कह रहे हैं कि आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घट के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जो है आकाश जो है वह पूरी खाली दिखाई देती है, इसलिए जो है वह डरने लगते हैं, क्योंकि वह खाली आकाश को देखकर एकदम और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, इसलिए वह डरते हैं और वह फिर भय के मारे एकदम शांत हो जाते हैं। आगे की पंक्ति जो है वह पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कुछ कष्ट कुछ आया। निपट यानी बिल्कुल अकेले, मलिन यानी धुंधले, पांडुवर्ण यानी पीलापन लिए हुए रंग। और तो फिर कवि कह रहे हैं कि तारे जो है ठंड के समय आकाश में जो भी तारे हैं वह भी एकदम धुंधले दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा का रंग भी जो है वह एकदम पीला पड़ गया है, यानी वह पीलापन लिए हुए सफ़ेद हो गया है, ऐसा कवि बता रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ रही हो, यानी ठंड के मारे हर प्रकृति की भी हालत एकदम जो है वह खराब हो गई है। और कवि प्रकृति का उदाहरण देकर हम इंसानों से बता रहे हैं कि किस तरह से कितनी अधिक ठंड पड़ रही है। आगे की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। धनिकों को है मौज, रात दिन है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़ते शिशिर दुख सारे। पौ बारे यानी पौ बाहर होना, यह जो है वह मुहावरा है, इसका अर्थ है लाभ का अवसर मिलना। मौज यानी मजा, दीन यानी दीन दरिद्र यानी जो गरीब लोग हैं, मत्थे ही यानी जिम्मे। और फिर कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड जो है वह धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद देती है, यानी वे रात दिन मौज मजा करते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड जो है वह बहुत ही दुख देने वाली होती है, क्योंकि अमीर वर्ग को सारी सुख सुविधाएं होती है, उन्हें कोई किसी भी चीज़ की कमी या किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता है। लेकिन गरीब वर्ग के लिए ना पहनने के लिए उनके पास अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही खाने के लिए अच्छे भोजन रहते हैं, इसके लिए उनके लिए जो यह शिशिर ऋतु है वह बहुत ही कष्टदायी होता है। बहुत ही सुंदर कविता लिखी है कवि ने। आगे की पंक्तियाँ जो है वह मैं पढ़ूंगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं मिलती है पर सूखी रोटी और न भाजी। कवि कह रहे हैं कि धनिक वर्ग के लोग जो हैं वह हमेशा अच्छे अच्छे भोजन करते रहते हैं, यानी कवि बता रहे हैं कि वह हमेशा हलवा पूड़ी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं और ठंड का जो है वह आनंद बहुत ही अच्छी तरह से लेते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है। यानी कवि कह रहे हैं कि अमीर वर्ग जो है वह खा पी कर अपना जीवन आनंद के साथ गुजार रहे हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें तो हमेशा खाने के एकदम लाले पड़े रहते हैं, यानी उनके पास कोई भी खाने पीने की सुविधा नहीं रहती है। उन्हें अपना जो दिन है, अपना जीवन है,
बिना खाए पिए ऐसे ही उपवास करके बिताना पड़ जाता है। आगे की पंक्तियाँ जो है मैं पढ़ती हूँ, बच्चों ध्यान दीजिएगा। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शॉल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। कंपित यानी कांपने वाले, और नित यानी हमेशा। कवि कह रहे हैं कि धनिक वर्ग के लोग जो है वह ठंड का कोई असर नहीं, उन पर ठंड का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि वे उनके पास रंगीन और मूल्यवान शॉल दुशाले होते हैं। यानी उनके पास बहुत अच्छी ओढ़ने की चीज़ें होती हैं, तो वो ओढ़ लेते हैं, तो उससे ठंडी नहीं लगती है और उन पर जाड़े का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। मगर ऐसे समय में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी हालत जो होती है वह बहुत ही बुरी हो जाती है। उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है, ऐसा कवि बता रहे हैं। धनिक वर्ग के लोग जो हैं वह उनका समय जो है वह हमेशा अच्छी तरह से बीत जाता है, उन पर ठंडी का कोई असर नहीं होता है। लेकिन गरीब वर्ग के पास खाने पीने का और ओढ़ने पहनने का भी कोई सामान नहीं रहता है, इसके लिए उनका जो जीवन है वह कष्टदायी से बीतता है। आगे की पंक्तियाँ जो है वो पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, पर इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पूरित का अर्थ है यहाँ पे परिपूर्ण, यानी सभी चीज़ से पूरित होना, परिपूर्ण होना, यानी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होना। सुघर यानी सुंदर, अच्छे, और फिर सदा यानी हमेशा। कवि कह रहे हैं कि अमीर वर्ग के लोग जो है वह एकदम सुंदर घरों में, धनिक वर्ग के पास जो है उनके पास हमेशा हर तरह की सुख सुविधाएं और हर तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहने वाले होते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है वह गरीब लोग, गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे होते हैं, उनके पास अच्छे घर भी नहीं रहते हैं। उनके घर झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती है। वहाँ सदा ही हमेशा उदासी का माहौल रहता है, ऐसा कवि बता रहे हैं। फिर आगे की पंक्तियाँ जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। उदर यानी पेट, कदापि यानी कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, सम यानी जैसी। तो कवि कह रहे हैं कि पहले जो लोग थे प्रकृति पर निर्भर रहते थे, किसी को पेट भरने वाले यानी क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर उनके पास कोई साधन नहीं रहता तो प्रकृति जो थी वो उनकी माता के समान उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर देती थी। वह उनके एक माता के समान उनका पालन पोषण करती थी, क्योंकि जो भी प्रकृति द्वारा फल फूल ये सब मिलते थे सब उनको ही खाकर अपना पेट अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया लोगों की सोच बदलती गई और बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे। तो इस तरह से कवि बता रहे हैं कि जो धनिक वर्ग है उन्हें सब जो है वह आसानी से मिल जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पैसे रहते हैं, बहुत सारे रुपए पैसे होते हैं जिससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग है वो तो अपना काम करके ही अपना पेट गुजारा करने की कोशिश करते हैं। तो कवि जो है वो बता रहे हैं कि पहले जो थी प्रकृति उन्हें सब कुछ आसानी से उन्हें मिलवा देती थी, यानी जो भी वो उन्हें अपने पेट की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती थी कि वो उसे किस तरह से भरेंगे,
क्योंकि प्रकृति जो चीज़ें देती थी वह उन्हीं को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। और उनका इसलिए कवि बता रहे हैं कि वो प्रकृति उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती जाती थी, लेकिन अब इस समय जो है वह उनका पालन पोषण नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें अपनी प्रकृति जो हमने किया है, जिनका सेवा जिस पेड़ पौधों का, उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा पहले पालन पोषण करती थी। अब हमें समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। आगे की और अंतिम पैराग्राफ जो है वो पढ़ लेती हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमको भाई भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, यह जो है समता की ओर, यह कविता हमने पढ़ा और इस कविता से हमने यह सुना और देखा कि हमें किसी को भी, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, हमें सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि अगर एक वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर है और दूसरा वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब है तो इससे समानता नहीं होगी। तो जो वर्ग अमीर वर्ग है उन्हें गरीब वर्ग की सहायता करनी चाहिए, उन्हें भी थोड़ी सुख सुविधा मुहैया करानी चाहिए। ऐसा इस कविता से हमें प्रेरणा मिलता है। तो बच्चों, यह समता की ओर जो कविता है यह समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। आपका यह 10वीं का पूरा अध्याय जो है वह समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों।